फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट क्वेश्चन पेपर से। आज हम बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स 1 के यूनिट 1 से जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उनसे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उसके बारे में हम इस लेक्चर वीडियो में स्टडी करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न में आपसे जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चंस को मैंने अरेंज किया है और मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चंस एंड जनरली आस्क्ड क्वेश्चन मैंने इसमें मेंशन किए हैं। ये लेक्चर आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्प कर सकता है। तो अगर आप बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपको ये लेक्चर फार्मास्यूटिक्स 1 के यूनिट 1 स्टडी करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग विद द इंस्ट्रक्शन, आपके पास सेक्शन 1 रहेंगे जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, जिसमें से मैंने आपको यहाँ पे 25 क्वेश्चंस जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने उसको यहाँ पे बताया है। बट आपको 20 क्वेश्चंस रहेंगे और 20 MCQs रहेंगे जो 1-1 मार्क्स ईच कैरी करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 2 जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहता है। इसमें आपको ऑप्शंस दिए रहते हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको एनी 2 अटेम्प्ट करना रहेगा। एंड ये सेक्शन टोटल 20 मार्क्स का होता है जिसमें 10 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने रहते हैं। फिर आता है सेक्शन 3 जो कि शॉर्ट आंसर टाइप होता है। इसमें आपको 8 to 9 या 10 क्वेश्चंस दिए रहते हैं जिसमें आपको कोई भी 7 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना रहता है। ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स और ये टोटल सेक्शन 35 मार्क्स का होता है। तो ये थे इंस्ट्रक्शंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन पेपर, स्टार्टिंग विद सेक्शन 1 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, आइडियोसिंक्रेसी इज ऑल्सो टर्म्ड एज। आइडियोसिंक्रेसी को और क्या बोला जाता है? सो द ऑप्शंस आर ड्रग एडिक्शन, ड्रग एलर्जी, ड्रग इंटरैक्शन और ड्रग ओवरडोज। सो द करेक्ट आंसर इज ड्रग एलर्जी। आइडियोसिंक्रेसी को ड्रग एलर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज name this formula. Dose for the child is equal to age in year divided by age in year plus 12 into adult dose. ये फॉर्मूला किस चीज़ का फॉर्मूला है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आर डिलिंग्स फॉर्मूला, क्लार्क्स फॉर्मूला, यंग फॉर्मूला और फ्राइड फॉर्मूला। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज यंग्स फॉर्मूला। ये फॉर्मूला होता है यंग्स फॉर्मूला। Moving with the next question, which is posology is the study related to. Posology जो study है वो किससे relate करती है? So the options are dose calculation, doses form study, both A and B यानी दोनों dose calculation और doses form study, या none of this, या इनमें से कोई भी नहीं। So the correct answer is dose calculation. Posology is directly related to dose calculation. Next question. ड्रग्स कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म्स आर टर्म्ड एज। जब ड्रग को किसी सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सो द ऑप्शंस आर डाइल्यूएंट, एक्सिपिएंट्स, डोज और डोसेस फॉर्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डोसेस फॉर्म। नेक्स्ट, ये एक डेफिनेशन दी है जिसको आपको बताना है कि इनमें से ये किस चीज़ की डेफिनेशन है। सो द डेफिनेशन इज व्हेन 2 or more drugs are used in combination to increase the pharmacological activity of formulation, this formula is termed as। जब 2 या 2 से ज़्यादा ड्रग कॉम्बिनेशन में दी जाती है कि किसी भी ड्रग की फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी इंक्रीज हो जाए, उस फिनोमिना को क्या कहते हैं? सो द ऑप्शंस आर A सिनर्जिज्म, B एक्यूमुलेशन, C एंटागोनिज्म या D टेकीफाइलेक्सिस। सो द करेक्ट आंसर इज A सिनर्जिज्म। Next, when an unusually large dose of a drug is required to elicit an effect ordinarily produced by the normal therapeutic dose of the drug, the phenomena is termed as। क्या बोलते हैं उस फिनोमिना? ये भी एक डेफिनेशन है। इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं आपको बताना है। अगर नॉर्मल पेशेंट को आपको एक थेरेप्यूटिक डोज डिजाइड है और उससे ज़्यादा हम किसी को दे रहे हैं सेम चीज़ को ट्रीट करने के लिए, तो उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? So the options are drug tolerance, drug addiction, antagonism या idiosyncrasy. So the correct option is drug tolerance. उसे हम drug tolerance अगर हो जाती है बॉडी में, जैसे निकोटिन की टॉलरेंस हो गई, तो हम नॉर्मल पेशेंट को हम कम डोज देंगे कंपेयर टू जो जिसके में ड्रग टॉलरेंस क्रिएट हो गई है। मूविंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी एक डेफिनेशन है जिसका आपको मीनिंग बताना है कि वो किस चीज़ की डेफिनेशन है।
So the definition is when the action of one drug is opposed by the other drug on the same physiological system, this phenomena is known as. जब किसी भी एक ड्रग का एक्शन जो होता है वो दूसरे ड्रग के एक्शन को अपोज करती है, उस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? तो द फर्स्ट ऑप्शन इज सिनर्जिज्म, सेकेंड एक्यूमुलेशन, थर्ड एडिटिव इफेक्ट या फोर्थ एंटागोनिज्म. सो द करेक्ट आंसर इज एंटागोनिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ग्रीक वर्ड पोसोस मीन इन पोसोलॉजी? पोसोलॉजी में पोसोस का क्या मीनिंग होता है? सो द ऑप्शन आर साइंस, स्टडी, posture or how much. So the posos means, the correct answer is how much. posos का मतलब how much होता है. Now, which formula among these are used to calculate the doses proportionate to the body weight? कौन सा इसमें से फॉर्मूला है जो डोज को कैलकुलेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी वेट? सो द ऑप्शंस आर क्लार्क्स फॉर्मूला, डिलिंग्स फॉर्मूला, यंग्स फॉर्मूला और फ्राइड फॉर्मूला. So the correct answer is Clark's formula. Okay. Next is intravenous dose of drug is usually dash the oral dose of the same drug. जो intravenous dose होती है किसी भी drug की वो usually क्या होती है oral dose से? तो the options are larger than oral dose, equal to oral dose, smaller than oral dose or all of the above. So the correct answer is smaller than दी ओरल डोज. जो इंट्रावेनस डोज होती है जो आईवी में हम देते हैं थ्रू पेरेंट्रल रूट, तो वो डोज जो रहती है वो ओरल डोज से हमेशा ही कम रहती है क्योंकि वो डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुपरस्क्रिप्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय. सुपरस्क्रिप्शन जो है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सो द ऑप्शंस आर RX, SU, PA या K. सुपरस्क्रिप्शन इज एक्चुअली डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय RX. Okay. Next question, RX means. So the options are you give, you take, you eat या all of the above. So the correct answer is B, you take. Next question, which part of the prescription can be omitted? इनमें से कौन सा पार्ट है प्रिस्क्रिप्शन का जिसे हम हटा सकते हैं? So the options are name, age, sex, superscription, signature और none of these. So the correct answer for this is none of this. इनमें से आप कोई भी पार्ट को ओमिट नहीं कर सकते. So the answer is none of these. Next question, among the options given, what makes the prescription legal? इनमें से जो भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं इसमें से कौन सी चीज़ है जो प्रिस्क्रिप्शन को लीगल बनाती है, ऑथराइज्ड बनाती है? सो द ऑप्शंस आर सुपरस्क्रिप्शन, नेम ऑफ द मेडिसिन, नेम ऑफ द पेशेंट और सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फिजिशियन. सो द करेक्ट आंसर इज सिग्नेचर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फिजिशियन. कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली फिजिशियन से इसी चीज़ से आप कंसल्ट कर सकते हैं और यही एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को लीगल बनाती है, ऑथराइज्ड बनाती है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन अवॉइड द मिसयूज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन को मिसयूज करने से कौन सा पार्ट आपको प्रिवेंट करता है प्रिस्क्रिप्शन का, स्पेशली इन केस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स? चीज इसमें से मेंशन होगी तो हमारा जो प्रिस्क्रिप्शन है वो मिसयूज नहीं होगा. सो द क्वेश्चंस आर डेट, नेम, एज, सेक्स, signature of the physician और subscription. So the correct answer is date. जो डेट होती है प्रिस्क्रिप्शन की वो प्रिवेंट करती है उसके मिसयूज से, स्पेशली नार्कोटिक ड्रग में, क्योंकि जिस डेट में अगर उसने दिया है उसी डेट तक की अगर डॉक्टर ने 1 हफ्ते लिखी है कोई भी मेडिसिन तो उस डेट से वो 1 हफ्ते तक की कोई भी फार्मासिस्ट उनको देंगे मेडिसिन और उसके बाद नहीं देंगे, तो आप इस मिसयूज से बच सकते हैं नार्कोटिक ड्रग के. नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग आर नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग द प्रिस्क्रिप्शन? इनमें से कौन सा ऐसा कौन है जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं है? सो द ऑप्शन इज रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, एब्रीविएशन एंड कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग. सो द करेक्ट ऑप्शन इज एब्रीविएशन, क्योंकि रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग और कंपाउंडिंग एंड लेबलिंग तीनों जो है वो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स हैं. सिर्फ एब्रीविएशन जो है वो एरर्स के पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का. नेक्स्ट, यूज ऑफ सिग्नेचुरा इन प्रिस्क्रिप्शन. सिग्नेचुरा का क्या यूज है प्रिस्क्रिप्शन में?
सो द ऑप्शंस आर सिग्नेचर के लिए, डायरेक्शन गिवन टू पेशेंट रिगार्डिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग किसी पेशेंट को डायरेक्शन देता है सिग्नेचर पार्ट, या क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन इज गिवन, क्वांटिटी बताते हैं मेडिकेशन की, या नन ऑफ दिस. सो द करेक्ट ऑप्शन इज डायरेक्शन गिवन टू द पेशेंट रिगार्डिंग द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डोसेज फॉर्म्स यूज्ड एज एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इनमें से कौन सा डोसेज फॉर्म यूज किया जाता है. सो द ऑप्शंस आर जेल्स, क्रीम्स, ऑइंटमेंट या ऑल ऑफ दिस. सो द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस. जेल्स, क्रीम और ऑइंटमेंट तीनों को हम एक्सटर्नली यूज कर सकते हैं. सो द आंसर इज ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाइफेजिक डोजेस फॉर्म्स अमंग दीज इज, इनमें से बाइफेजिक डोजेस फॉर्म कौन सा होता है. So the options is emulsion, tablet, cream या all of these. So the correct answer is emulsion. Emulsion जो है वो biphasic liquid dosage form है. Next, which powder is used for external use? इनमें से कौन सा पाउडर है जो कि external use किया जाता है. So the options are bulk, unit, dusting, effervescent. So the correct option is dusting. Dusting powder को externally use किया जाता है. Next question, the first Indian pharmacopoeia was published in, options are 1952, 1955, 1965 or 1975. So the correct answer is 1955. Next question, the chairman of the edition of the Indian Pharmacopoeia was, इंडियन फार्माकोपिया के फर्स्ट एडिशन के चेयरमैन कौन थे. सो द ऑप्शंस आर डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर B मुखर्जी, डॉक्टर नित्यानंद या मिस्टर प्रसन्ना टोटा. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन A, डॉक्टर BN घोष. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फार्माकोपिया द वर्ड पोया मीन्स. सो द ऑप्शंस आर टू मेक, टू बिल्ड, टू स्टडी या टू ज्वाइन. सो द करेक्ट आंसर इज A, to make. Father of pharmacy in India is, father of pharmacy किसे कहा जाता है इंडिया का. So the options are Hippocrates, Professor M.L. Shroff, William Proctor और option D, Professor Ramnath Chopra. So the correct option is option B, Professor M.L. Shroff. Next question, Pharmacy Council of India was constituted on, options are March 8, 1949, March 9, 1949, March 6, 1949 और March 10, 1949. So the correct answer is March 9, 1949. Moving with this section 2 जो कि है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने बताया है 20 मार्क्स का रहेगा, 10 मार्क्स ईच. आपको इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. अब मैं आपको एक पैटर्न बताती हूँ कि अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप उसको किस वे में उस क्वेश्चन से डील करेंगे, जो कि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन डोसेज फॉर्म, क्लासीफाई देम इन डिटेल. तो इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, डोसेज फॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे. ठीक है, कि डोसेज फॉर्म क्या होता है, पहले आपने ये एक्सप्लेन कर दिया. उसके बाद आप डोसेज फॉर्म का क्लासिफिकेशन बताएंगे. ठीक है, अब आप क्लासिफिकेशन कैसे बताएंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फॉर्म्स, आप उसको फिजिकल फॉर्म्स में बता दिए. नेक्स्ट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और थर्ड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आप इस तरह से बता सकते हैं, क्लासिफाई कर लिए. फिर फिजिकल फॉर्म में आ गया आपका लिक्विड डोसेज फॉर्म, सॉलिड डोसेज फॉर्म, सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म, गैसियस डोसेज फॉर्म. उसके बाद है आपका साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आप किस साइट में ले रहे हैं, तो स्किन में ले रहे हैं, हैंड में ले रहे हैं, टो में ले रहे हैं, फीट में ले रहे हैं, टूथ में ले रहे हैं, उस हिसाब से आप उसमें क्लासिफाई करेंगे. फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में आप किस रूट से ले रहे हैं, ओरल, ट्रॉपिकल, पेरेंट्रल, वेजाइनल, आप किस रूट से कोई भी ड्रग को ले रहे हैं आप उसको मेंशन करेंगे. ठीक है, अगर लिक्विड डोजेस फॉर्म है तो लिक्विड डोजेस फॉर्म अब 2 तरीके होते हैं, मोनोफेजिक, बाइफेजिक. इसमें आपके सिरप सॉल्यूशंस आ गए, इलेक्सर्स आ गए. इसमें बाइफेजिक्स में इमल्शन सस्पेंशन आ गए. फिर सॉलिड डोजेस फॉर्म में टैबलेट, कैप्सूल्स, पाउडर्स आ गए. फिर सेमी सॉलिड में सपोस्ट्रीज, जेल्स, ऑइंटमेंट्स, ये सारे आ गए. गैशियस में एरोसॉल्स प्रिपरेशंस आपने डाल दिए. ठीक है, फिर साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ट्रॉपिकल है तो आपने ट्रॉपिकल में क्रीम डाल दिया, लोशन डाल दिए. फिर उसके बाद
आई में है तो आई ड्रॉप्स डाल दिए, ईयर में है तो ईयर ड्रॉप्स डाल दिए, ईयर ऑइंटमेंट डाल दिए, देन स्किन में है तो क्रीम लोशन डाल दिए, टूथ में है तो आपने डेंटिफिसिस डाल दिए। इस टाइप से आप क्लासिफाई कर दिए। फिर रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में अगर पेरेंट्रल है तो आईवी रूट, जो भी रूट में आप दे रहे हैं आईवी रूट, इंट्रामस्कुलर ये डाल दिए। ओरल रूट में टैबलेट कैप्सूल्स डाल दिए, ट्रॉपिकल में क्रीम, ऑइंटमेंट, लोशंस। इस टाइप से आप क्लासिफाई करेंगे और एक एक को आप, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप एक एक लाइन में सबको डील करते जाएंगे। लोशन क्या होता है, लिनामेंट्स क्या होते हैं, पेंशन क्या होता है, सिरप क्या होता है, ये सब आप एक एक लाइन में डिस्कस करते जाएंगे फॉर द 10 मार्क्स क्वेश्चन। ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट द एक्सप्लेन डोसेज फॉर्म एंड क्लासीफाई देम इन डिटेल्स। Second question, define posology. Explain the factors affecting posology in detail. इस सेक्शन में आप सबसे पहले, जैसे कि क्वेश्चन में ही बोल दिया डिफाइन पोसोलॉजी, तो आप डिफाइन कर देंगे यानी डेफिनेशन लिखेंगे पोसोलॉजी का। आप पोसो का मीनिंग अलग बताइएगा, हाउ मच लॉजी मीन स्टडी, तो आप इस तरह से इसका एक डेफिनेशन लिख देंगे। फिर है नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग पोसोलॉजी। तो जो जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी को, जैसे एज, सेक्स, बॉडी वेट, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, environmental factor, emotional factors, presence of disease, accumulation, additive effect, synergism, antagonism, idiosyncrasy, tolerance, tachyphylaxis एंड 16 मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस। ये जितने भी फैक्टर्स हैं आप उनको डील करेंगे, एक एक लाइन में आप एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, कि एज कैसे आपको कैसे इफेक्ट करता है पोसोलॉजी को। आप कोशिश कीजिएगा ये सबको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप रिलेट करें कि ये पोसोलॉजी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे इफेक्ट कर रहा है। जैसे अगर एज की आप बात करेंगे तो एज में आप बताएंगे कि अगर चाइल्ड है, यंग है, कोई ओल्ड पर्सन है, तो सबकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी अलग होती है, सबको फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनामिक एक्टिविटी अलग होती है, जिसके वजह से डोज जो चाइल्ड में और ओल्ड में हमें कम देते हैं यूजुअली, और यंग एज में हम डोज को सेम मेडिसिन की ज़्यादा देते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप एक्सप्लेन करो। तो इस चीज़ की हम स्टडी जो है वो किस में, हम डोज कैलकुलेशन कैसे करते हैं, थ्रू पोसोलॉजी। तो इस टाइप से आप एज से रिलेट करके, इमोशनल फैक्टर्स से रिलेट करके आप डेफिनेशन लिखेंगे और फिर ट्राई करेंगे, ट्राई टू गिव एक्सप्लेन द थिंग्स विथ एग्जाम्पल्स। कोशिश कीजिएगा आप एग्जाम्पल से सब चीज़ को एक्सप्लेन करें। ठीक है, जैसे सेक्स में मैंने आप लोग को मेरे वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी बताया। आप चाहें तो आप मेरे वीडियो को देख के आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। जैसे अगर सेक्स में मेल और फीमेल जो होती हैं, तो मैंने उसमें भी समझाया है कि जो फीमेल्स होती हैं वो अल्कोहल और बार्बिचुरेट्स के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कंपेयर टू मेल्स। तो इसलिए इस टाइप की ड्रग्स अगर फीमेल्स को दिया जाए तो उसको कम डोज में दिया जाता है और मेल्स को उसको ज़्यादा डोज में दिया जाता है। और ये स्टडी हम पोसोलॉजी में करते हैं। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, डिस्कस द वेरियस पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है और उसके डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो इसमें आप सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक एक करके उसके जितने भी पार्ट्स हैं, जो भी वेरियस पार्ट्स हैं प्रिस्क्रिप्शन को, उसको डील करेंगे और उसका जो मेन सिग्निफिकेंस है वो आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। जैसे पार्ट्स में आता है आपका डेट, नेम, एज, सेक्स ऑफ द पेशेंट, थर्ड सुपरस्क्रिप्शन, फोर्थ इंस्क्रिप्शन, फिफ्थ सब्सक्रिप्शन, सिक्स्थ सिग्नेचरा, सेवेंथ रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शन एंड एट सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द फिजिशियन। ओके, तो आपको ये सबको एक एक करके इसमें डील करना है
और एक एक डील करके आपको एक एक चीज़ को समझाना पड़ेगा कि ये डेट अगर है तो वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, डेट हमें क्यों रिक्वायरमेंट है। आपको मैंने जैसे एमसीक्यू में बताया था, नारकोटिक ड्रग के मिसयूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पेशेंट का नेम, एज और सेक्स हम क्यों लिखते हैं, फिर सुपरस्क्रिप्शन का क्या यूज़ है, इंस्क्रिप्शन क्यों लिखा जाता है, सब्सक्रिप्शन क्यों लिखा जाता है, सिग्नेचर का क्या पार्ट होता है, रिन्यूएबल इंस्ट्रक्शंस देना क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये सिग्नेचर, एड्रेस और रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी फिजिशियन का रिक्वायर्ड क्यों है। तो इसके मेन सिग्निफिकेंस आप डील करेंगे तो आपका आंसर कंप्लीट होगा। नेक्स्ट इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अटेम्प्ट एनी 7 क्वेश्चंस, जिसमें आपको क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। इसमें ईच क्वेश्चंस कैरी 5 मार्क्स। तो जितना इसमें डिटेलिंग किए थे उतना आपको इसमें डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कम में ही आप एकदम एक्यूरेट अप टू पॉइंट आंसर लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी में आप सबसे पहले ये लिखेंगे कि फार्मेसी क्या होता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें फार्मेसी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप हिस्ट्री बताएंगे फार्मेसी की, यानी कि उसको 3 फेज में डिवाइड किया गया है। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, फिर प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, और उसके बाद आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड या एरा। आप ये तीनों एरा को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना पड़ेगा जो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। एडी में अगर मैं आपको प्री हिस्टोरिक एरा के बारे में बताऊं तो प्री एडी में 1900 एडी है जैसे, तो उसमें हॉस्पिटल एक्टिविटी इन्वॉल्व हुई थी फॉर ट्रीटिंग डिसीज लाइक पाइल्स, जॉन्डिस, ड्रॉपसी, ठीक है। 1835 में चेन्नई मेडिकल कॉलेज चेन्नई में स्टार्ट हुआ था। 1936 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ था इन कोलकाता, ओके। तो इस टाइप से आपने प्री हिस्टोरिक के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और भी डेट्स हैं जो आप प्री इंडिपेंडेंस एरा में 1824 में लंदन फार्माकोपिया बिकेम अवेलेबल इन हिंदुस्तानी फॉर्म, हिंदुस्तानी वर्जन, ओके। 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज वॉज स्टार्टेड इन पंजिम गोवा, ओके। 1874 में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट डिप्लोमा वॉज स्टार्टेड एट MMC एज अ रेगुलर कोर्स, ओके। 1938 में फर्स्ट इशू इंडियन जर्नल ऑफ फार्मेसी वॉज स्टैब्लिश्ड। फिर वैसी पोस्ट एरा में अगर मैं बात करूँ तो पोस्ट एरा में in 1949 diploma in pharmacy was started in an institute or at Jalpari, West Bengal में। in 1955 first Indian pharmacopoeia was established। in 1960 AICTE gave the syllabus for M.Pharm। in 1966 second Indian pharmacopoeia was published। in 1985 third edition of Indian pharmacopoeia was पब्लिश्ड। तो इस टाइप से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो कि मैंने अपने लेक्चर वीडियो में आपको समझाया। आप उधर जाके देख सकते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी अगर आपके लिए क्वेश्चन आया हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी से, ठीक है। तो आपको कुछ हिस्ट्रीज बतानी पड़ेंगी फार्मेसी के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रिस्क्रिप्शन, राइट द वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन में आप सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो जो भी प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के लिए जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आप उसको लिखेंगे। अब प्रिस्क्रिप्शन को हैंडल करने के लिए जो जो भी स्टेप्स हैं आप उसको लिखेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप है आपका रिसीविंग, हैंडल करने के लिए जो जो स्टेप्स लगेंगे, फर्स्ट इज रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, थर्ड इज कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, एंड फोर्थ इज कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग द मटेरियल। फिर आप एक एक करके इनसे थोड़ा थोड़ा इन शॉर्ट डिटेलिंग कर देंगे, ठीक है। ब्रीफ 1 लाइन का आप इसको डील कर देंगे। सो दैट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस इन डिटेल अबाउट सोर्सेज ऑफ एरर्स इन प्रिस्क्रिप्शन। इस क्वेश्चन में भी आप सबसे पहले अगर प्रिस्क्रिप्शन का क्वेश्चन आया तो आप एक लाइन डेफिनेशन दे दीजिए, एक शॉर्ट डेफिनेशन दे दीजिए, बस इसको डिफाइन कर दीजिए कि प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है। उसके बाद आप डील कीजिए एरर्स, ठीक है। तो एरर्स के जो मेन पॉइंट्स हैं आप कोशिश कीजिएगा सारे पॉइंट को आप एटलीस्ट टच कर सकें। आप सारे पॉइंट लिखें ज़रूरी नहीं या डील करें नहीं, बट आप सबको एक एक बार टच कीजिए, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले एब्रिविएशन एरर्स, एब्रिविएशन के एरर्स हो जाते हैं। नेम ऑफ ड्रग,
strength of preparation, fourth doses, form of prescribed drug, fifth is dose, sixth is instruction for the patient, एंड सेवेंथ इज इनकम्पेटिबिलिटी। इसमें आप कोशिश कीजिएगा कि आप सारे पॉइंट्स को टच करें विथ एग्जाम्पल्स। आप कोशिश कीजिएगा कोई भी चीज़ को अगर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो एग्जाम्पल्स उसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। एग्जाम्पल से आपका क्वेश्चन ज़्यादा प्रेजेंटेबल रखता है और इजी अंडरस्टैंडेबल रखता है। तो कोशिश कीजिएगा जिस क्वेश्चन में एग्जाम्पल्स दे सकें, टेबल बना सकें, फ्लो चार्ट बना सकें, उस क्वेश्चन में आप बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन वेरियस कैरियर ऑप्शंस इन फार्मेसी। इस क्वेश्चन में आप फर्स्टली फार्मेसी का डेफिनेशन बता दीजिए, ठीक है। उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं कि कैरियर इन फार्मेसी करके, इसमें आप जॉब एंड सर्विसेज और यहाँ पे बिजनेस, ओके। यहाँ पे जॉब्स में भी गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब। फिर गवर्नमेंट जॉब्स में जो जो भी स्कोप है, लाइक ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, ESIC, RRBs, फार्मासिस्ट रोल, एकेडमिक्स में टीचिंग, सपोर्टिंग स्टाफ, एज ए सपोर्टिंग स्टाफ आप कर सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज प्राइवेट। अगर आप प्राइवेट फील्ड में जा रहे हैं तो प्राइवेट में आप इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एकेडमिक्स में जा सकते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ बिजनेस, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप रिटेल शॉप में, होलसेलर में, C&F एजेंसी, एनालिटिकल टेस्ट लैब, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री सेटअप, एजुकेशनल सेटअप में आप जा सकते हैं एज ए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं। ऐसे जॉब का और बिजनेस का आप अलग से बना दें तो ये ज़्यादा प्रेजेंटेबल रहेगा और इजी अंडरस्टैंडेबल रहेगा। फिर आप ऐसे फ्लो चार्ट बनाने के बाद एक एक चीज़ को डिस्टिल कर दीजिए थोड़े थोड़े में, क्योंकि ये 5 मार्क्स का बहुत ज़्यादा नहीं, बट ये फ्लो चार्ट बनाने के बाद एक एक पॉइंट को बस थ्योरेटिकली आप डील कर दीजिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट इज राइट ब्रीफ नोट्स ऑन इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के ऊपर आपको ब्रीफ नोट लिखना है, ठीक है। तो जब हम इससे डील करेंगे तो हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले इंडियन फार्माकोपिया क्या होता है ये एक्सप्लेन कर देंगे, ओके। उसका सिग्निफिकेंस आप बता दीजिए इंडियन फार्माकोपिया का, ठीक है। फिर कौन कौन सी एडिशन कब कब आई है इससे आप डील कर दीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक। इन टाइप के क्वेश्चंस में आपको बहुत शॉर्ट में जाना है, बहुत ज़्यादा डील नहीं करना है, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो आपको बहुत डील नहीं करना है, बट मेन कट टू कट पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे, तभी मार्क्स मिलेगा। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज लिक्विड डोजेस फॉर्म, क्लासिफाई देम। तो इसमें आप सबसे पहले लिक्विड डोजेस फॉर्म की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप उसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है लिक्विड डोजेस फॉर्म का, इसमें मोनोफेजिक, बाइफेजिक, बाइफेजिक में इमल्शन, सस्पेंशन, और मोनोफेजिक में सिरप, इलेक्सर, सस्पेंशन, सॉल्यूशन, और इसको आप थोड़ा थोड़ा डील कर दीजिए, दैट इज मोर देन इनफ फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ब्रीफ नोट्स ऑन ब्रिटिश फार्माकोपिया। ब्रिटिश फार्माकोपिया में भी सेम आपको ये बताना पड़ेगा कि ब्रिटिश फार्माकोपिया क्या होता है, उसमें क्या क्या चीज़ रहती है, उसके सिग्निफिकेंस से आप डील कर दीजिए। इंपॉर्टेंट डेट्स लिखेंगे आप उसकी पब्लिकेशन की, उसकी एडिशन कौन कौन सी आई है, उसकी वॉल्यूम कौन कौन सी आई है, आप ये मेंशन कर देंगे, दैट इज मोर देन इनफ। बहुत शॉर्ट में और सब कुछ को आपको डील करना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म एंड क्लासिफाई देम। तो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी सेम आपको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म का डेफिनेशन लिखना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद क्लासिफिकेशन में सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म भी क्लासिफिकेशन, इंटरनल यूज, एक्सटर्नल यूज, और उस इंटरनल यूज में आपने लिख दिया सपोस्ट्रीज, पेस्ट्रीज, और एक्सटर्नल यूज में क्रीम, ऑइंटमेंट, पेस्ट, जेलीज, इस टाइप से आप लिख दिए। तो और उसको एक एक करके आप हर चीज एक एक पॉइंट को आप डील कर दीजिए, दैट इज मोर देन इनफ। द लास्ट क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट ऑन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। इसमें भी आप सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बनाएंगे यूएसपी की, उसके जो भी सिग्निफिकेंस है, बेसिक सिग्निफिकेंस जो है, और उसके कौन कौन से एडिशंस क्या क्या चेंजेस के साथ आए हैं, इस सब से आप डील कर दीजिए।
ये सारे क्वेश्चंस की मैंने जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, चाहे वो MCQ से हों, चाहे लॉन्ग आंसर से हैं, चाहे शॉर्ट आंसर की, इसकी डिटेल आपको मेरे वीडियोस में मिल जाएगी। तो आप चाहें तो आप उनसे जाके देख के समझ के इसे स्टडी कर सकते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। पर एग्ज़ाम से पहले ये सारे क्वेश्चंस रूल डील कीजिएगा। नाउ अब आते हैं कुछ टिप्स के लिए, एग्जामिनेशन टिप्स के लिए। सबसे पहले आपको कोई भी एग्जाम लिखने से पहले आपको उसका मार्क्स देखना पड़ता है कि वो किस मार्क्स का है। जैसे अगर 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं तो आपको ऑब्वियसली इसमें डिटेलिंग करनी पड़ेगी, आपको कोई भी चीज़ को डिटेल फॉर्म में इसमें लिखना पड़ेगा। बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में इतनी डिटेलिंग नहीं है, इसको शॉर्ट एंड ब्रीफ एंड स्वीट आपको इसमें आंसर्स लिखने हैं। दूसरा है, आप फोकस कीजिएगा अपने प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कोई भी अगर एग्जामिनी है आपका, आप जो भी इवैल्यूएटर होंगे वो आपके कोई आंसर शीट को देखें तो एकदम हॉच पॉच ना रहे, प्रेजेंटेबल रहे। जिस भी जगह पे आप कोशिश करो फ्लो चार्ट को इंक्लूड करने की, टेबल को इंक्लूड करने की, और पॉइंट वाइज डील कीजिए आप चीज़ों को, ठीक है। पॉइंट वाइज डील करने से वो आंसर ज़्यादा शार्प लगता है। ओके, देन थर्ड इज लास्ट, आप जो कर सकते हैं वो ये है कि आप जिस भी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड हो आप एग्जाम्पल्स ज़रूर ऐड करें उसमें, तो उससे वो ज़्यादा इजी अंडरस्टैंडेबल होता है और ज़्यादा अच्छा थ्रो करता है आप जो बोलना चाहते हैं उसको। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।